आइए, कल हमने स्टार्ट किया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें हमने अलग अलग तरह से जैसे कॉस्ट को डिफाइन करते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, एक हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट होती है, रियल है, मनी कॉस्ट होती है। उसमें से हम सिर्फ वो पार्ट लेते हैं कॉस्ट का जो हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द अमाउंट व्हिच इज स्पेंट बाय द प्रोड्यूसर ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और उसके बाद हम इसके कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब बिकॉज हमारी जो माइक्रो थ्योरी है हमारी शॉर्ट रन थ्योरी है, और इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट इन द शॉर्ट रन वी हैव टू टाइप्स ऑफ फैक्टर, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। और फिक्स्ड फैक्टर पे जितना पैसा आप खर्चेंगे दैट विल बी द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और वेरिएबल पर जो मनी स्पेंड होती है दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। So in the short run, your total cost is the summation of fixed cost and variable cost. यहाँ पर हम पहुँचे थे जिससे हमने fixed cost का पार्ट कवर कर लिया था। So total cost is equal to total of fixed cost and the total of variable. Total ना भी लिखो तो भी सेम ही चीज है, fixed cost, and जब तक सामने एवरेज या मार्जिनल ना जुड़े समझो वो टोटल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसमें से जो फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट है दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड कि ये जो है दैट रिमेन कांस्टेंट, और अगर हमारा आउटपुट 0 होता है तो भी देयर विल बी फिक्स्ड कॉस्ट एंड दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ये हमारा कंप्लीट हो गया था। So today we will start with the concept of variable cost. वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर पे स्पेंड होती है, तो पहली डेफिनेशन तो यही बन जाती है वो खर्चा जो आपने वेरिएबल फैक्टर्स पर किया है, द अमाउंट स्पेंड ऑन hiring variable factors। और क्योंकि शॉर्ट रन में वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होते हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, फार्मर या प्रोड्यूसर कोई भी है वो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज करता है, तो उस पर लगने वाला खर्चा भी चेंज होता रहता है। सो वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस as the output level changes। आउटपुट के हिसाब से हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करेंगे तो उस पर लगने वाला खर्चा भी चेंज होता रहता है। एंड इफ आउटपुट इज 0, अगर आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं बिकॉज दिस कॉस्ट इज रिलेटेड विद द लेवल ऑफ आउटपुट, तो अगर आउटपुट नहीं है तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी 0 ही होगी, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर तब लगाए जाते हैं जब आप प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं, और अगर प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो कॉस्ट भी स्टार्ट नहीं होती है। और उसके बाद जैसे जैसे आउटपुट चेंज होता जाएगा वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंजेस आती जाएंगी, बट एट डिफरेंट रेट्स। अब उस रेट को हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली करते हैं क्योंकि दैट रेट डिपेंड्स अपॉन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब हमने जब लॉ पढ़ा था, पहले इसको आगे लाइन छोड़ के अब जल्दी सीधे लॉ जो था ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये हमने पढ़ा। इसमें ये किया हमने कि जैसे जैसे हमारे वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होते हैं, जब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 लेबर इंक्रीज किया एक प्रोड्यूसर ने, तो इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्शन वाज राइजिंग बिकॉज फिक्स्ड फैक्टर प्रॉपर्ली यूटिलाइज होने लग गया। अब इसका मतलब ये होता है कि जब यहाँ पर हम आउटपुट को बढ़ाने के लिए वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे जो मुझे पहले से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब वो एडिशनल लेबर का खर्चा पहले से कम हो रहा है। हर एडिशनल लेबर शुरू में जब एक प्रोड्यूसर को ज्यादा रिटर्न देता है,
इसका मतलब वो एडिशनल लेबर एक प्रोड्यूसर से कम खर्चा करवा रहा है क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी पहले से बेटर हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर टेबल बनाऊं वेरिएबल कॉस्ट का, तो आउटपुट पे डिपेंडेंट है, कॉस्ट का लेसन इज रिलेटेड विद द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज खर्चा हम प्रोडक्शन पर कर रहे हैं। तो आउटपुट और वेरिएबल कॉस्ट, जीरो प्रोडक्शन होगी तो जीरो वेरिएबल कॉस्ट हुई। सपोज शुरू किया हमने 1 यूनिट को प्रोड्यूस करना था, तो मैंने अब पहला लेबर लगाया और उस पर खर्चा लेट अस सपोज इट एज 10 रुपीस। टेबल बुक्स पर नहीं चल रहे हैं हमारे, तो वही याद रह जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने और यूनिट प्रोड्यूस करने थे तो मैंने वेरिएबल फैक्टर और लगाए, ठीक है। अब सेकंड टाइम जब मैंने वेरिएबल फैक्टर लगाया तो उसने रिटर्न मुझे पहले से बेटर दिया, तो उस पर लगने वाला खर्चा पहले से कम होगा। एंड बिकॉज इट इज टोटल, मैंने मार्जिनल यहाँ तो नहीं लिखा, तो टोटल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन पहले से कम। तो पहले अगर 10 का इंक्रीज था तो अब 9 या 8 किसका भी कर दो तो वो 8 से इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रही है। अब जब मैंने तीसरा लेबर लगाया तो मार्जिनल प्रोडक्शन फिर से बढ़ी बिकॉज अब फिक्स फैक्टर और अच्छी तरह से यूज होने लग गया, तो वो खर्चा इससे भी कम कराएगा। 18 में अब 6 का ऐड हुआ, इट बिकम्स 24। इसी तरह फोर्थ लेबर लगाया तो 4 से बढ़ा, इट बिकम्स 28। नाउ अब हम फर्स्ट स्टेज को खत्म करते हैं क्योंकि अब वो स्टेज शुरू होगी जब फिक्स फैक्टर धीरे धीरे प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो चुका है, अब उसकी ओवर यूटिलाइजेशन स्टेज स्टार्ट होने वाली है। तो अगर मैंने और 5वां यूनिट प्रोड्यूस करना था, फिर से लेबर बढ़ाया, तो अब जितना जितना उसको कांस्टेंट रखो 30, क्योंकि अब मेरा फॉलिंग स्टेज शुरू हो जाएगी। 6th यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए वेरिएबल फैक्टर फिर से बढ़ा, लेकिन अब एमपी अब धीरे धीरे क्या हुआ, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने पर उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फॉल करने लग गई, यानी अब वो खर्चा पिछले वाले से ज्यादा करवाएगा। तो यहाँ पे 4 का खर्चा हुआ, अब 6 से बढ़ गया, इट बिकम्स 28। फिर 8 से बढ़ गया, दैट विल बिकम 46। तो मुझे बड़ा टेबल बनाने के लिए जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए। इस तरह से हमारे वेरिएबल कॉस्ट पहले बढ़ रहा था कम रेट पे, एक सर्टेन लेवल पे पहुंचा और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट बिकॉज एमपी हैज स्टार्टेड डिक्रीजिंग। क्लियर है? आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है तो खर्चा हो रहा है। यहाँ पे हम वेरिएबल कॉस्ट को दिखा रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे तक जाएंगे। एक और प्लीज रेडी हो। 38 आगे हम कितना बढ़ाएंगे? 8 से बढ़ाएंगे, फिर बिकम 46, फिर 10 से बढ़ाया तो मैक्सिमम है 56। 10 का बनाते हैं 10 20 30 40 50 and 60। तो 0 पर वेरिएबल कॉस्ट इज 0। The curve will start from origin। 1 पे वेरिएबल कॉस्ट इज 10। 2 पे 18। 3 पे 24। उसके बाद 28। उसके बाद 32। 38 46 56 This is the shape of variable cost। ये इनवर्सली ऐसे जा रही है, तो जब तक आपको याद है कन्वेक्स और कनकेव शेप होती है कुछ, है ना? यस मैम। चलो ये शेप हम डिस्कस करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट की जो शेप आ रही है शुरू में कन्वेक्स जा रही है। कन्वेक्स का मतलब आपका जो रेट है
वो आपका फॉलिंग रेट है। और एक उसकी स्टेज आने के बाद ये कनकेव शेप में हो जाती है। कनकेविटी का मतलब होता है अब जो चेंज आ रहा है रेट में वो राइजिंग है, इंक्रीजिंग रेट है। तो यही से हमारे वीसी का कंक्लूजन आता है कि वेरिएबल कॉस्ट इनिशियली इंक्रीजेस एट कौन सी रेट? डिमिनिशिंग रेट, फॉलिंग रेट, और क्योंकि एमपी वाज राइजिंग and after a certain level is reached then it starts increasing at rising rate because MP अब जो है वो कम होने लगता है। क्लियर है ये सबको? अगर ये लाइन क्लियर हो जाती है तो टेबल क्लियर बनता है, तो आगे जितने भी कंसेप्ट चैप्टर में रह गए हैं वो भी करने आसान हो जाते हैं। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट इन दोनों का समेशन है। ठीक है, आपने ये टेबल बनाया, फिक्स कॉस्ट था, मैं लिखो 0 पर भी होती है फिक्स कॉस्ट। मैंने कल बोला था ना, काम अगर शुरू करना तो पहले आपने जमीन ले ली है तो किराया शुरू हो गया है। 0 पर अगर जैसे इट इज 10 रुपीज तो वो हर एक लेवल पे 10 10 10 और 10 10 यही रहता है। ठीक है, नाउ द टोटल कॉस्ट व्हिच इज द समेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट, उसका टेबल क्या बना? 0 पर भी होगी टोटल कॉस्ट। वो कौन सी कॉस्ट है? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि 0 पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है जिसमें आपको फिक्स्ड और वेरिएबल नहीं दिया हुआ, सिर्फ आउटपुट और टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो 0 पर जो टोटल कॉस्ट होगी दैट विल बी द फिक्स्ड कॉस्ट। उसका कॉलम फिक्स आ जाएगा 10 10 10। फिर जो टोटल है उसमें फिक्स्ड माइनस कर दो तो क्या बन गया? वेरिएबल आ जाएगा। तो टोटल अगर इन दोनों का समेशन है तो कोई भी 3 में से 2 चीजें होंगी, तीसरी निकल आती है। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट इज 20, फिर 28, फिर 34, फिर 38, फिर 42, 48 एंड 50 आगे से 66। अगर मैं टोटल कॉस्ट का भी यहाँ पे बनाऊं तो 0 का टोटल कॉस्ट इज 10। यानी the curve will start from over axis because ये जो कॉस्ट है वो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। और 1 पे इट इज 20, 2 पे 28, हम इसके एकदम ऊपर होएगा बिल्कुल इसके पैरेलल चलेगी। क्यों? कोई रीजन बता सकता है? बिकॉज़ सिर्फ 10 ऐड हुआ है, बिकॉज़ फिक्स्ड कॉस्ट सेम और वही ऐड हुई है। बिकॉज़ टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में जो डिफरेंस है वो किस चीज का है? फिक्स्ड कॉस्ट, एंड फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। और वो यहाँ पे अगर हमने अज्यूम 10 रुपीस की है तो दोनों कर्व में जो डिफरेंस होगा वो 10 10 10 रुपीस का ही होगा। तो द टोटल कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई, बिकॉज दोनों का डिफरेंस इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड दैट रिमेन कांस्टेंट। क्लियर हो गया? दिस इज the total cost concept of production. अब हम चलते हैं marginal and average की ओर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes. Next is average cost. एवरेज का मतलब पर यूनिट। ऑन एन एवरेज हर एक को बनाने पर कितना खर्चा पड़ रहा है, एंड दिस इज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड दिस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट प्रोड्यूस्ड। यही निकालते ना, टोटल अपॉन नंबर ऑफ आइटम कर देते हैं हमेशा, मीन निकालते हुए, एवरेज निकालते हुए। नाउ व्हाट इज टीसी? TC is the fixed cost plus variable cost। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, इसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी प्लस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। अब किसी भी चीज की टोटल
डिवाइड कर देती हूँ तो वो उसका क्या बन जाता है? एवरेज। ये क्या बना? एवरेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट और ये बना एवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। ये इसलिए कराए जा रहे हैं बिकॉज न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। कई बार आपको एएफसी दिया होता है, आप क्या करेंगे? नाउ यू राइट इट एज एएफसी क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ठीक है? अगर वो कहते हैं क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट निकालो तो कैसे निकालोगे? निकल जाएगा इस तरह से। इसी तरह एवरेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज बीसी अपॉन क्वांटिटी और एबीसी इनटू क्वांटिटी इज वेरिएबल कॉस्ट। न्यूमेरिकल्स आएंगे बेटा, वो ना एक टेबल बना होगा पूरा, उसके अंदर फिलअप्स होंगे, कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ बीच में मिक्स मैच होएगा। आपको देखना पड़ेगा किस चीज से क्या चीज निकल सकती है, उसके लिए सारे इक्वेशन, सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं टेबल की ओर। जो हमने टेबल बनाया था, सेम टेबल बनाएंगे अभी फिर से, थोड़ा लंबा सा बना। ये आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हमने फिक्स्ड कॉस्ट 10 10 10 10 10 ये लिया था हमने। यस। वेरिएबल कॉस्ट 0 10 18 24 24 28 28 32 32 अब 6 का 38 46 56 ये लिया। यहाँ से हमने टोटल कॉस्ट निकाला 10 20 28 34 38 42 48 56 ये बन गया। ये हमारा लास्ट कंसेप्ट था। अब आ जाओ एवरेज की ओर। एवरेज निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं मेरे पास, या तो मैं टीसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर दूं जो कि हमारे टेबल इसमें तो गिवन है, अगर नहीं गिवन तो एएफसी निकालोगे, एबीसी निकालोगे और उसके बाद उसको दोनों का समेशन निकालोगे। तो हम दोनों तरह से करते हैं क्योंकि मुझे एएफसी को भी अलग से एक्सप्लेन करना है, एबीसी को भी करना है और एबीसी को भी करना है। अब हम सबसे पहले निकालते हैं एएफसी। एनीथिंग अपॉन 0 इंफिनिट। उसके बाद 10 by 1 10 by 2 10 by 3 10 by 4 10 by 5 10 by 6 10 by 7 पॉइंट 33 लग रहा है। क्या बता रहा है एएफसी का वैल्यू? डिक्रीज। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है वैल्यू आपकी कम होती जा रही है। रीजन फिक्स्ड फैक्टर, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है, न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर सिर्फ बढ़ता जा रहा है, क्वांटिटी लेवल बढ़ता जा रहा है। ये क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, ट्रू फॉल्स में आते हैं, तो ध्यान से पढ़ना है। वो लिखते हैं कई बारी AFC rises as the output falls. Is it correct or wrong? AFC rises as the output falls. It is a true statement. उल्टा चला लोगे ना? Yes. AFC rises as the output falls. तो आपका डिनोमिनेटर छोटा होता जाएगा तो वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी और उसका रीजन वही बताएंगे कि आपका न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर आपका बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जो भी क्वेश्चन है। अब आ जाइए एबीसी पर। अच्छा 0.0 डैश 10 by 1 18 by 2 24 by 3 28 by 4 32 by 5 38 by 6 46 by 7 and 56 by 8। अच्छा ये टेबल क्या बता रहा है? पहले इनिशियली एबीसी जो है वो फॉल करता जा रहा है, फिर वो बढ़ता जा रहा है। क्या रीजन है उसका? वेरिएबल कॉस्ट के बारे में आ गया, yes. वेरिएबल फैक्टर पे आ गया, लॉग पर आ गया।
इनिशियली वेरिएबल फैक्टर के बढ़ने पर मार्जिनल प्रोडक्शन वाज राइजिंग, तो पर यूनिट, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं तो पर यूनिट कॉस्ट ऑन वेरिएबल फैक्टर फॉल कर जाता है। धीरे धीरे वेरिएबल फैक्टर के बढ़ने पर एमपी ने कम होना शुरू कर दिया, तो ऑन एन एवरेज हर एडिशनल वेरिएबल फैक्टर आपको पहले से ज्यादा खर्च कर रहा है। तो लॉग ही एक रीजन है इस पूरे वेरिएबल कॉस्ट के पूरे कंसेप्ट का। अब मार्जिनल, पहले मैं एवरेज कॉस्ट ही कर लूं। एवरेज कॉस्ट या फिर दोनों का समेशन है या टीसी अपॉन क्वांटिटी सेम वैल्यू आएगी, तो दोनों को ऐड कर देती हूँ 20। अब ऐसे भी देख लेना 28/2 14 हुआ, 11.3 9.5 8.4 और ये कितना बना 8 और फिर 8 और ये 8.25 ठीक है 8.25 ठीक है ना। पहले कम हो रहा है, एक लोएस्ट पे पहुंचने के बाद हम स्टार्ट सेकंड लास्ट 7.9 बेटा वो आगे भी होगा ना कुछ यस तो वो मैंने यहाँ से ले लिया 56/7 ये जी ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया है, ये भी वही चीज है, पहले ये फॉल हुआ है, एक लोएस्ट लेवल पे पहुंचने के बाद इट विल स्टार्ट राइजिंग। तो एसी कर्व भी हम बनाएंगे तो पहले ये कम 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 होता जाएगा, एक लोएस्ट पे पहुंचने के बाद इट विल स्टार्ट इंक्रीज। यू शेप कर्व आती है एवरेज कॉस्ट की। ऐसे ही वेरिएबल को एवरेज इसकी वैल्यू जो पहले फॉल जा रहा है फिर ये ऊपर चला जाएगा। अब हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम तीनों ये कर्व्स को शो करेंगे, फिर लास्ट छोटा सा कंसेप्ट रहेगा मार्जिनल का, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब मैं मार्जिनल डायग्राम को भी मुझे चाहिए होगा आगे, तो मैं यहाँ बनाती हूँ। मतलब रिकॉर्डिंग भी इतनी आसान कर सकते ओएस एक्सेस पे हम आउटपुट देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एवरेज के लिए मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है वो जा रही है 20, लेकिन एक ही पॉइंट पे, बाकी सारे थोड़े नीचे। हम 20 के लिए 5 ले लो, बड़े बड़े 5 10 15 एंड चलिए पहले हम शुरू करते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट को। जीरो का तो नहीं है, 1 से स्टार्ट, मतलब वो इंफिनिटी हम नहीं उसको डिफाइन कर सकते। 1 पे इट इज 10, 2 पर 5, 3 पर 3.3, उसके बाद 2.5, 2.5, उसके बाद 2, उसके बाद 1.6, इसके बाद मतलब नीचे 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 जाते जाएंगे, ठीक है। ये कर्व जाती तो नीचे जाएगी लेकिन इट विल नेवर एवर टच ओ एक्सेस। व्हाई? बिकॉज़ फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती। एग्जैक्टली द सेम आंसर कि आउटपुट है, कॉस्ट ऊपर कुछ ना कुछ जरूर है, जब तक न्यूमरेटर जीरो ना हो जाए तब तक वो वैल्यू जीरो नहीं बनती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट विल नेवर बी जीरो, इसलिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉलिंग तो होती जाएगी बट इट विल नेवर टच ओ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आ गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे। 1 पे इज 10, 2 पे 9, 3 पे 8, इसके बाद 7, इसके बाद 6.4, 6.5, वो तो थोड़ा सा ऊपर है। यस फिर 7, अच्छा और नहीं यार लेके चलो पहले ये फॉलिंग है, यहाँ पे पहुंची, फिर वो इंक्रीज। दिस इज ए बी सी, ए एफ सी। अब आ गया इन दोनों का समेशन, इन दोनों का समेशन है जैसे ऊपर ही रहेगी, वो का ऐड होगा ना, माइनस तो कुछ नहीं हो रहा। तो एवरेज कॉस्ट 1 पे इट इज 20, 2 पे
हम अप्रोक्सीमेट इसके पैरेलल ही चलेंगे। नहीं पैरेलल नहीं जाएगी, ताकि 3 पे 11.3, उसके बाद 9.5, देखो कहाँ पैरेलल है, आगे 8.4, फिर 8, फिर 8 और फिर 8.25। थोड़ा सा ऊपर ये नीचे आई और ये देखो। अब तो मुझे जरा सा एक कर्व्स के बारे में बताओ जरा, क्या है एसी और एबीसी का डिफरेंस? ज्यादा स्टीक और यू है एसी। हाँ जी, एसी जब गिरता है तो बहुत ज्यादा गिरता है, नहीं अच्छा, और एंड जब बढ़ता है तो ज्यादा ही बढ़ जाता है। अच्छा ठीक है, और कर्व को देख के क्या करना है? आप देख रहे हैं पहले गैप ज्यादा है, यस मैम, फिर धीरे कम। धीरे 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 गैप कम 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 होता जा रहा है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? AC माइनस ABC इज फिक्स्ड कॉस्ट AFC। एएफसी। AFC है ना, देखो अगर हमारा फॉर्मूला है AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC, तो AC में से मैं अगर ABC को माइनस कर दूं तो क्या बना? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। मैंने बोला दोनों कर्व्स में डिफरेंस का क्या, और ये कर्व में इन दोनों का डिफरेंस इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है कम होता जा रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कम 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 होता जाएगा, बट दे विल नेवर मीट, क्योंकि AFC कभी जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है? मैं इसलिए रिलेशन बताती हूँ क्योंकि कई बार हमें बिना टेबल के भी डायग्राम बनाने होंगे। बिना टेबल भी तो हम अज्यूम करके बना रहे हैं ना, तो अगर हमें क्वेश्चन कुछ और आ जाता है कोई अगले लेसन में, तो हमें टेबल की जरूरत नहीं होती। तो आपको पता होना चाहिए सिंपल सी बात, AFC हमेशा फॉल करती रहेगी और ये टच नहीं करेगी, ठीक है? ये जो हमारी ABC है वो पहले नीचे आएगी तो किसी न किसी पॉइंट के बाद वो ऊपर चली जाएगी, और क्योंकि AC दोनों का समेशन है वो पहले यहाँ से होगा और उसके बाद जाके कहीं ना कहीं इसका डिफरेंस होगा, हम कमी में बढ़ा दिया, कम 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 करते जाना है यस इस तरह से, ठीक है? ये तीनों कर्व्स हो गई, ये हमारा कंसेप्ट एवरेज कॉस्ट का खत्म हो जाता है। एक चीज है एवरेज कॉस्ट कर्व की शेप यू शेप आई है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है व्हाई AC इज यू शेप्ड कर्व। आंसर क्या होगा? लॉ ऑफ वेरिएबल, क्योंकि इनिशियली वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि AC दोनों का समेशन है तो वेरिएबल फैक्टर का इसमें इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इनिशियली वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस एट फॉलिंग रेट, तो एवरेज मेरा नीचे जा रहा है। फिर एक पॉइंट आने के बाद वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट राइजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, तो एवरेज कॉस्ट बढ़ने लग जाता है, ठीक है? तो वैसे भी जब हम किसी काम को शुरू करते हैं ना, तो मैंने कहा ना बल्क में रॉ मटेरियल खरीदा या कोई और भी एसेसरीज या फिर ट्रांसपोर्टेशन जैसे थी वो आपकी पहले हायरिंग कर रहे थे, तो एक चीज की जगह आप इकट्ठा सारा सामान भेजते हो, आपको पर यूनिट कॉस्ट धीरे धीरे कम। सेकंड डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि लेबर बढ़ रहा है तो स्पेशलाइजेशन आ रही है, आपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो काम को करते करते वो स्पेशलाइज होते गए, तो उसकी वजह से हमारी वेस्टेजेस और कॉस्ट जो है वो कम होता जाता है धीरे धीरे धीरे। लेकिन एक स्टेज आएगी जब आपने लेबर बहुत ज्यादा कर दिए, वो यूनियन बना लेते हैं। यूनियन बनाने के बाद उनके एजेंडा शुरू हो जाते हैं, सैलरी बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, मैं ये खर्चा वो खर्चा, झगड़े हो रहे हैं, लॉकडाउन हो रहा है, तो धीरे धीरे वो चीजें आपकी कॉस्ट को बढ़ाने लग जाती हैं। ये जो कंसेप्ट है इकोनॉमीज आना, फायदे आना शुरू में, फिर डिस इकोनॉमी, बेसिकली ये लॉन्ग रन कंसेप्ट में आ जाती है। लेबर भी तो फैक्टर का पार्ट ही है ना, तो लॉन्ग रन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम सारा सिलेबस होने के बाद जस्ट फॉर द नॉलेज से, क्योंकि आपने आगे बीकॉम में पढ़ना है, मैं करा के भेजूंगी, ठीक है? तो ये चीज हमारे पास आता क्वेश्चन। तो यू शेप का आने का रीजन बिकॉज AC इज अ समेशन ऑफ AFC एंड ABC, दोनों कर्व्स पहले फॉल करती हैं तो AC भी फॉल करता है, फिर एक स्टेज आने के बाद ABC स्टार्ट राइजिंग तो वो बढ़ने लग जाता है। सेकंड लॉ ऑफ वेरिएबल क्वेश्चन, उसी की वजह से तो बढ़ रहा है। क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट एवरेज कॉस्ट। लास्ट इज द मार्जिन, बहुत इजी है, सब यहीं से देख लेना है।
डायग्राम भी मुझे चाहिए, टेबल भी मुझे चाहिए, तो मैं मार्जिनल को थोड़ा सा यहाँ कर लेती हूँ। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल मींस एडिशनल और चेंज, बेसिकली चेंज। ठीक है, चेंज कॉस्ट में कब चेंज आता है? जब हम इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर करते हैं, प्रोडक्शन चेंज होती है। मैंने कहा था कॉस्ट का चैप्टर इज रिलेटेड विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जो प्रोडक्शन का लेसन था ना, दैट वाज रिलेटेड विद वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि उसके बढ़ने पर प्रोडक्शन में चेंज था और प्रोडक्शन में चेंज से कॉस्ट में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? इट इज अ चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। जैसे ही एक यूनिट और प्रोड्यूस हुई, 0 से 1 हुई, 1 से 2 हुई, तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगा वो हर एक यूनिट प्रोड्यूस करने की मार्जिनल कॉस्ट होगी, हर एक की कॉस्ट होगी, एवरेज नहीं, हर एक की एक्चुअल कॉस्ट होगी। मार्जिनल कॉस्ट 0 पर ऐसे चलेगा, चेंज तो 1 पे आया, 1 पर टीसी में कितने का चेंज आया? 10। 2 पर कितने पे आया? 8, 6, 4, 4, 6, 8, 10। ठीक है, फिक्स कॉस्ट में अच्छा मैंने बोला मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टीसी ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। दिस इज द डेफिनेशन, ना, क्योंकि जैसे आउटपुट में चेंज आया तो टीसी में क्या चेंज आया। नाउ व्हाट इज टीसी? फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल cost upon change in Q. Is there any change in fixed cost? No. तो क्या है तो? Yes. तो marginal cost हम क्या लिख सकते हैं? It is a change in वेरिएबल कॉस्ट due to change in क्वांटिटी। तो चाहे marginal cost को बोलो it is a change in TC और it is a change in VC, एक ही बात है। अब आप मुझे हमने TC से चेंज निकाला है ना, ये वाला MCS से निकाला ना, बोल रहा था कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? इट इज अ चेंज इन टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट इन दोनों का समेशन है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल का। और क्योंकि फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता तो वी कैन से दैट मार्जिनल कॉस्ट इज अ चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट। चाहे उसको न्यूमेरिकली चेक कर देते हैं, ये टेबल बना था, हमने मार्जिनल कॉस्ट को अभी निकाला टीसी में चेंज से। ठीक है, अगर हम इसको वीसी में चेंज देखें तो 0 से 10 मींस 10 का चेंज, फिर 18 8 का चेंज, फिर 24 6 का चेंज, वो सेम वैल्यू आ रही है। तो चाहे मार्जिनल कॉस्ट को टीसी में चेंज से निकालो, चाहे मार्जिनल कॉस्ट को वीसी में चेंज से निकालो, वैल्यू सेम रहती है। अब इसका एक डायग्राम बनाओ, लास्ट चीज है, तो उसके उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ना मुझे। 1 पे इट इज 10, 2 पे मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 8। जो बड़े बड़े डॉट्स है वो है, उसके बाद 6 4 हाँ 4 2 अभी 4 के बाद फिर से बोलो 6 8 और 8 फिर 10। ये मुझे एक और चलो मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग कर्व बना रहे हैं, ये गई पत्ती पत्ती वाली मार्जिनल कॉस्ट में स्लिप मेरे जैसी यस सर। इस तरह से। वैसे एक और अगर टेबल का एक और लेवल ऑफ आउटपुट देखे तो ज्यादा क्लियर मेरा रिलेशन बनता। यस वो ये है 8 ही था ना दोनों पे, वो भी 8 था वो भी 8 था, फिर 10 भी है यार है बनता, पता नहीं क्या हो गया, चलो बन गया अब तो मतलब कुछ इधर से हो गया है, सॉरी मिक्स हो गया थोड़ा। यार अगर ये 8 था तो ये भी 8 का चलना चाहिए दोनों ना, ये देखो दोनों 8 है ना। इस वाले को थोड़ा नीचे कर दो ना, 7 वाले पे है ना ये, डार्क वाले को नीचे करो थोड़ा। ये अच्छा इसको नीचे कर दो, नहीं पता हाँ, नहीं बस। मेरा काम ये है बस सीधी सी बात ठीक है। है। सीधी सी बात है, टेबल हम जब कॉपी बनाओगे ना तो ग्राफ में ठीक हो जाएगा। एक्चुअली में बताना क्या है, आपको याद है मैंने बताया था कि मार्जिनल कर्व इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट ऑफ एवरेज कर्व, है ना। तो चाहे वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे वो एवरेज कॉस्ट हो, मार्जिनल हमेशा उसके लेफ्ट पे रहती है, क्योंकि हर चीज मार्जिनल में ज्यादा है। अगर फॉल होगा तो एवरेज से ज्यादा फॉल होगा,
अगर राइज होगा तो एवरेज से ज्यादा राइज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों पहले फॉल हो रहे हैं, ACB और ABCD, तो मार्जिनल उससे ज्यादा फॉल कर रहा है। तो जब यहाँ पर बढ़ने लगेगा तो ये वहां पर भी उससे ज्यादा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक मेन चीज मुझे याद करवानी है, वो ये है कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लोएस्ट पॉइंट को काट कर ऊपर जाती है। अगर मैं बिना टेबल के डायग्राम बनाऊं तो मतलब यहाँ पर मेरी कुछ इधर उधर को ग्राफ में ये जैसे एवरेज कॉस्ट का यू शेप होती है एवरेज कॉस्ट का। अगर ये फॉल करेगा तो मार्जिनल भी फॉल करेगा, और ये इसका लोएस्ट पॉइंट है मार्जिनल कॉस्ट का इस तरह से हमेशा जब ये फॉल किया ये उससे ज्यादा फॉल, जब ये राइज किया उससे ज्यादा राइज बन गया। उसमें कुछ मेरे वही कह रहा हूं, उसमें मेरी डायग्राम में गड़बड़ हुई है, होगा ऐसे क्योंकि मेरा टेबल ही गया तो बनेगा ही बनेगा वो। यस। अब बात क्या है, अब मार्जिनल कॉस्ट ने यहां से बढ़ना शुरू कर दिया, देख रहे हो? यस। एवरेज कॉस्ट यहां से बढ़ रहा है, क्यों? मार्जिनल में जल्दी राइज हो गया, एवरेज में लेट राइज हुआ है। बिकॉज़ द मार्जिनल अगर एक में चेंज है तो बिल्कुल नहीं, मार्जिनल चेंज बाय 1 यूनिट दिखाता है तो जल्दी इफेक्ट पड़ता है, और एवरेज टोटल को लेके चलता है तो लेट इफेक्ट पड़ता है। ये है हमारी शॉर्ट रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बाकी रही रिलेशन की बातें, TCMC का रिलेशन और ACMC का रिलेशन, सेम जो प्रोडक्शन में किया था। अगर मार्जिनल कॉस्ट राइज करती है तो टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज एट मार्जिनल कॉस्ट राइज करती है, मार्जिनल कॉस्ट या तो फॉल करती है या राइज करती है ना। यस। TC विल इंक्रीज एट कौन सी रेट पे? डिमिनिशिंग तो हम ये कितने का चेंज है? 8 का। ये कितने का चेंज है? जो चीज मार्जिनल करती है ना, मार्जिनल क्या है यार? टोटल में चेंज, टोटल का चेंज है। तो अगर मार्जिनल कॉस्ट राइज करेगी तो टोटल में जो चेंज आएगा वो भी राइज करेगा। लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्ट फॉल करेगी तो जो टोटल कॉस्ट में जो चेंज है वो फॉल हो जाएगा। वो वही रहेंगे रिलेशन जैसे हमने पहले किए हैं। Yes. तो इफ मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स तो TC इंक्रीजेज एट द फॉलोइंग रेट, इफ मार्जिनल कॉस्ट राइजेस TC इंक्रीजेज एट द इंक्रीजिंग रेट। मार्जिनल कॉस्ट वैसे जब जीरो होती तो नहीं है, अगर होती तो यहाँ पे TC हमारी लोएस्ट होती। कम करना है, कॉस्ट को कम करना है, प्रोडक्शन को राइज करना होता है। और उसके बाद अगर ये माइनस में होती तो कभी नहीं, लेकिन अगर माइनस में होती तो TC हमारी फॉल करती है, पैसा मिलेगा बनाने। और ACMC का रिलेशन भी वही है, जब AC फॉल करता है MC उससे ज्यादा फॉल करता है, तो MC विल बी लेस देन AC। जब AC राइज करता है तो मार्जिनल उससे ज्यादा करता है, MC विल बी ग्रेटर देन AC, और दोनों इक्वल होते हैं जो एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट होता है। ये मेरे सारे एवरेज कॉस्ट के पॉइंट्स है ना, दिस विल बी द लोएस्ट पॉइंट। यहाँ पर ये दोनों बराबर, क्योंकि इसके बाद AC ने बढ़ना शुरू कर दिया। सारा टेबल है और टेबल सारा वेरिएबल फैक्टर पर है, बस फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है। वेरिएबल कॉस्ट को ठीक बना दोगे उससे TC ठीक बनेगी, TC से एवरेज ठीक बनेगी, एवरेज से मार्जिनल ठीक बनेगी। तो सारे हैं वेरिएबल फैक्टर पे सारा कॉस्ट, उस पे कंसंट्रेट करना है। रह गए इसके न्यूमेरिकल्स, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल्स एंड अब कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स। प्रोडक्शन के लिए है नहीं, पर फिर भी करा दूंगी एक आधा तो, ठीक है, क्योंकि सेम ही चल रहा है, रिलेशन से चल रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट।